हाय गाइस, चिटन हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आपका मार्च अटेम्प्ट का जेई मेंस पूरा हो चुका है। 6 के 6 शिफ्ट्स हो चुके हैं और पूरा एनालिसिस भी अब मैं कर चुका हूँ। मैंने ऑलरेडी 3 शिफ्ट्स के एनालिसिस किए थे। उसमें मैंने एक शॉर्ट एनालिसिस किया था, लेकिन अब एक पूरा डिटेल एनालिसिस कर लिया है और मैंने देखा है कि कौन सी शिफ्ट मोस्ट डिफिकल्ट थी, कौन सी शिफ्ट मोस्ट ईजी थी। अगर सारी शिफ्ट्स को मिला लिया जाए तो किस शिफ्ट की कौन सी फिजिक्स सबसे ज़्यादा मुश्किल थी, किस शिफ्ट की मैथ सबसे ज़्यादा और केमिस्ट्री ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक P3 कॉन्सेप्ट मैंने निकाला है, जो मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था। उस P3 कॉन्सेप्ट को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। P3 कॉन्सेप्ट सिर्फ फिजिक्स के लिए वैलिड है, बट एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक चीज़ है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। तो उसके लिए जरूर वेट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरे लिए, आपके लिए मेरी तरफ से, तो उस चीज़ को भी जरूर चेक कीजिएगा। तो इस वीडियो को मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहला एनालिसिस का, दूसरा ये P3 वाली बात आपको समझानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा एक आपको बात समझानी है जो आप इस समय गलती कर रहे हो, मुझे वो भी आपके साथ डिस्कस करनी है। तो ओवरऑल ये 3 चीज़ों पे वीडियो रहने वाली है। मैं तीनों चीज़ों पे इक्वल फोकस करते हुए आपको ये तीनों चीज़ें एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका टाइम ना वेस्ट हो और एक ही वीडियो में आपका मोस्टली चीज़ आपको कवर हो जाए और एक आप अच्छी फॉर्म में आ सके। तो लेट्स गेट बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं शिफ्ट एनालिसिस पे। ये एक स्टैटिकल पार्ट रहने वाला है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है, बस कुछ वैल्यूज बताने की, किस शिफ्ट को कौन सा लेवल मिला, कितना नंबर मिला। तो एक ये स्टैट्स का पार्ट है, लेकिन आपके साथ डिस्कस करना भी जरूरी है। आपको भी इस चीज़ की डिमांड रहती है कि पूरी एक बार 6 की 6 शिफ्ट का ओवरऑल एनालिसिस आ जाए, एक ऑर्डर पता लग जाए कि किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा मुश्किल रैंकिंग मिली और किसको ईजी। तो इस वीडियो की डिमांड होने की वजह से और आपकी ज़रूरत होने की वजह से मुझे ये बनानी पड़ी है। तो ज़्यादा नहीं, इसको जल्दी खत्म करेंगे। पहले 16 मार्च शिफ्ट 1 की बात करते हैं। तो इसमें मैं ओवरऑल डिफिकल्टी बताऊंगा शिफ्ट की। तो 16 मार्च शिफ्ट 1 को ओवरऑल डिफिकल्टी मिली है 1.68, ठीक है, जो एक ठीक नंबर है। 16 मार्च शिफ्ट 2, द बेस्ट पेपर ऑफ जेई मेंस। बेस्ट तो नहीं कहेंगे, द मोस्ट डेंजरस, द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर ऑफ जेई मेंस हिस्ट्री सो फार। ऐसा था सच में? हाँ था। मतलब जो जो 6 पेपर आए उसमें से 16 मार्च शिफ्ट 2 का जो पेपर था वो थोड़ा सा अलग नहीं, काफ़ी अलग था। इस क्वेश्चन पेपर ने लोगों को काफ़ी परेशान किया, बच्चों को काफ़ी परेशान किया। कुछ क्वेश्चंस हैरान करने वाले थे, कुछ क्वेश्चन जेई एडवांस प्रीवियस ईयर से उठा के डाले गए थे। कैलकुलेशन पार्ट को बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया गया था। तो इस शिफ्ट को ओवरऑल रेटिंग्स दी गई है 1.96, जो कि मैं आपको बता दूं सभी शिफ्ट्स के 6 की 6 शिफ्ट्स को मिला के ये सबसे ज़्यादा मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट इसको मिली है। और ये पहले से क्लियर था कि 16 मार्च शिफ्ट 2 की तो पहले से ही हवा उड़ चुकी थी, और जो कि सच भी था कि 16 मार्च शिफ्ट 2 था मोस्ट डिफिकल्ट पेपर ऑफ जेई मेंस। तो ये बात क्लियर है कि हाँ, 16 मार्च शिफ्ट 2 पेपर डिफिकल्ट था, ओवरऑल रेटिंग 1.96 के साथ। 17 मार्च शिफ्ट 1 की बात की जाए तो इसकी ओवरऑल डिफिकल्टी 1.67, जो कि हमारे 16 मार्च शिफ्ट 1 के ऑलमोस्ट सेम है, हल्का सा उससे नीचे। अगर फिर हम अपना 17 मार्च शिफ्ट 2 की बात करें तो इसकी ओवरऑल डिफिकल्टी बढ़ी है और जो सेकंड नंबर पे आया है 1.71 डिफिकल्टी के साथ। 18 मार्च शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में खास बात क्या रही, डिफिकल्टी काफ़ी ज़्यादा घटी है बाकी 4 शिफ्ट से देखा जाए। तो शिफ्ट 1 की डिफिकल्टी, जो कि द मोस्ट ईजिएस्ट शिफ्ट बनी है हमारे इन 6 के 6 शिफ्ट्स को देखा जाए, उसकी डिफिकल्टी रही 1.45, और शिफ्ट 2 की भी काफ़ी कम डिफिकल्टी लेवल रहा, उसको शिफ्ट का मिला है 1.55 का लेवल, 1.55। तो ये था 6 शिफ्ट्स का, मैंने आपको 6 की 6 शिफ्ट्स का लेवल बता दिया। अब P3 जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, नहीं तो अभी सब इंटरमिक्स हो जाएगा। सो अभी शिफ्ट एनालिसिस वाले पार्ट को खत्म करते हैं। बस 2-3 चीज़ें मैं आपको और बता दूं। जैसे मैंने बता दिया, मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट रही 16 मार्च शिफ्ट 2, मोस्ट ईजी शिफ्ट रही 18 मार्च शिफ्ट 1। अगर बात की जाए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, तो सभी शिफ्ट्स को मिला ले तो सबसे ज़्यादा मुश्किल फिजिक्स का भाई, केमिस्ट्री का भाई और मैथ्स का भाई। इसका सिंपल आंसर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। 16 मार्च शिफ्ट 2 ओवरऑल सभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से डिफिकल्ट थी। मतलब हमारी जो फिजिक्स आई थी 16 मार्च शिफ्ट 2 में, जो केमिस्ट्री आई थी और जो मैथ्स आई थी, वो सभी शिफ्ट्स की अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को मिला लें तो द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का रिस्पेक्टिवली। तो यही था इस एनालिसिस वाले पार्ट में। मेरा इस पर ज़्यादा फोकस था नहीं, ये एक स्टैटिस्टिकल चीज़ थी जो आपको बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। ऑर्डर में आपको और बता दूं कि ऑर्डर क्या रहा। वैसे आपको मैंने सारी वैल्यूज बताई है तो आपको ऑर्डर पता ही लग गया होगा, फिर भी मैं आपके साथ ऑर्डर शेयर कर देता हूँ। तो मैं मतलब डाउन जाऊँगा तो जैसे जैसे मैं डिक्रीज करूंगा नंबर, वैसे वैसे उसका डिफिकल्टी लेवल कम होता जाएगा। तो द मोस्ट डिफिकल्टी 16 मार्च शिफ्ट 2, फिर उसके बाद 17 मार्च शिफ्ट 1, देन उसके बाद 16 मार्च शिफ्ट 1, देन 17 मार्च शिफ्ट 1, फिर 18 शिफ्ट 2, देन 18 शिफ्ट 1।
तो ये था एक ऑर्डर, ये था डिफिकल्टी लेवल। तो आपको पूरा शिफ्ट का एनालिसिस मिल गया कि सभी शिफ्ट का क्या डिफिकल्टी लेवल था, मिल गया। अब शिफ्ट एनालिसिस में एक चीज़ और आती है कि भैया किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हर पेपर में, ओवरऑल अगर मिला लें तो कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी पेपर एक बार रिलीज होने दो, ऑफिशियल पेपर रिलीज होने दो, तो उस पर मैं वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल थोड़ा सा हैक्टिक चल रहा है। तो यहाँ पे वो वीडियो बनाना अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मुझे कहीं से कहीं और से वहाँ वो कंटेंट मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लो अभी। लेकिन जो मैं P3 वाला कॉन्सेप्ट बताऊँगा उसमें वो एक मेजर पोर्शन उस चीज़ का वो कवर कर लेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मैं बार बार P3 B3 कर रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उसको डिस्कस करते हैं। सो गाइस, अब ये डिस्कस कर लेते हैं P3 कॉन्सेप्ट को। बहुत कॉन्सेप्ट नहीं, एक चीज़ है या जो शेयर करना ज़रूरी है और मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, इसलिए मैं बार बार P3 का नाम लिया जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझना और एक बार पूरा समझना, फिर आप कहना कि हाँ यार इस चीज़ पे हमें ध्यान ज़्यादा देने की जरूरत है। आप ध्यान दे रहे होगे पर इतना ध्यान नहीं दे रहे होगे। तो P3 में ये P का मतलब है फिजिक्स और 3 का मतलब है, 3 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ चैप्टर्स। तो यार जिन्होंने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी, तो मैंने जब फरवरी का एनालिसिस किया था तो उसमें भी मैंने बात कही थी कि फिजिक्स के 3 ऐसे चैप्टर्स, सिर्फ 3 ऐसे चैप्टर्स है जहां से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, 50% क्वेश्चन कवर करे। तब मैंने बताया, कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा, कुछ लोगों ने फिर छोड़ दिया होगा। इस बार भी वही सेम चीज़ देखी जाए, जो हैरानी की बात नहीं है, लेकिन इस पे इतना इन्फोसाइज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार ये जो चीज़ है वो पूरा आपका मीन्स पलट सकता है। जो आपको फिजिक्स का हुआ है या फिर फिजिक्स जो आपको डिफिकल्ट लगती है, अगर आप यहाँ समझदारी से काम कर लें तो आपका वो काम बन जाएगा। तो P3 में जो मैंने 3 चैप्टर्स बताना चाहता हूँ, 3 चैप्टर्स ऐसे जो पेपर का 50% कवरेज को अपने पास रखते हैं। कौन से है वो 3 चैप्टर्स जो मैंने पिछली बार भी बताए थे लेकिन इस बार भी बता रहा हूँ। वो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको मैं एक ही पोर्शन मानता हूँ। दूसरा हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स और तीसरा हमारी मॉडर्न फिजिक्स। तो यार गाइस, जैसा कि मैंने सभी एनालिसिस किया, मैं बताऊंगा कि इन तीनों चैप्टर से, सिर्फ इन तीनों चैप्टर से हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर मैं आपको एवरेज निकालूंगा कि अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालें और मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालें और दोनों की एवरेज निकालें तो एवरेज कितने क्वेश्चंस आते हैं इन तीनों चैप्टर से। तो पहले मैं आपको स्टैटिकल वैल्यूज बता देता हूँ। 16 मार्च शिफ्ट 1 में इन तीनों चैप्टर्स के मिला के जो P3 अब मैं बोलूँगा, P3 से आए 14 क्वेश्चन, 16 मार्च शिफ्ट 2 से आए 12 क्वेश्चन। अब शिफ्ट बढ़ती है कि मैं बार बार डेट नहीं ले रहा। फिर उस अगली शिफ्ट में आए 13 क्वेश्चन, 17 मार्च की शिफ्ट में आए 12 क्वेश्चन, 18 मार्च की शिफ्ट में आए 12 क्वेश्चन और 18 मार्च की शिफ्ट 2 में भी आए 12 क्वेश्चन। सो गाइस, आपने ये सारी स्टैटिकल वैल्यू सुनी जो 14, 12, 13 नंबर ये सुनने में आ रहा होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू गई, मैक्सिमम P3 क्वेश्चंस गए 14 और मिनिमम गए 12। तो जरा एवरेज निकालो, मैक्सिमम 14 है, मिनिमम 12 है, 14 + 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 13 क्वेश्चंस की एवरेज आ रही है। तो एक शिफ्ट में कम से कम आपको 13 क्वेश्चंस तो देखने को मिल ही जाएंगे। तो सोचो यार, अगर आप फिजिक्स के सिर्फ ये 13 क्वेश्चन 3 चैप्टर्स करके जा रहे हो तो आपको 13 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप 13 × 4 करोगे, आप सारे सही क्वेश्चंस लगा दोगे तो 52 नंबर, जो कि कहते हैं फिजिक्स मुश्किल है, फिजिक्स में 40 नंबर ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ ये 3 चैप्टर्स करके, इसमें मैंने भी EM वेव्स, एरर्स एंड डायमेंशन एनालिसिस, ये सब चैप्टर्स तो भी ऐड ही नहीं करे हैं। मैकेनिक्स का जो एक आधा सिंपल क्वेश्चन देखने को मिल जाता है वो ऐड नहीं किया। सिर्फ ये 3 चैप्टर्स, जो उनमें से 2 चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो क्लास 12 के हैं, तो जो बोर्ड्स दे रहे हैं उनको तो और हेल्प करेगी। तो आपको 13 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 13 × 4 = 52। मतलब आप अपने फिजिक्स के पेपर में 100 नंबर से 52 नंबर स्कोर कर पा रहे हो। जरा ध्यान से सोचो, ये 52 नंबर का क्या मतलब है। ये बोर्ड्स नहीं है कि आप 100 में से 52 ला रहे हो। ये JEE मेंस है, उसमें आप 52 नंबर फिजिक्स में ला रहे हो। तो परसेंटाइल सोचो कितनी ऊपर जाएगी अगर आप अप्रैल अटैम्प्ट में इसको अच्छे से कर लो। क्योंकि आप फरवरी अटैम्प्ट में भी यही था, मार्च अटैम्प्ट में भी यही एवरेज है कि 13 क्वेश्चन की एवरेज तो आराम से निकल के आ रही है। तो आप 13 क्वेश्चन ला पा रहे हो, 52 नंबर मतलब फिजिक्स में बनने, तो परसेंटाइल कितनी ऊपर जा रही है। पर क्या है, हम लोग करते नहीं है। अब एक प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ कि P3 क्या है। ये P3 कुछ नया नहीं आया है, ये चैप्टर्स पहले से फेमस है, हर साल यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जब मैं तैयारी कर रहा था तो हमें भी यही कहा जाता था, इन चैप्टर्स को पकड़ो। क्या है, जब बच्चों को बोला जाता है कि ये चैप्टर्स करो, तो बच्चा क्या है, थ्योरी पढ़ेगा, पास्ट ये क्वेश्चंस लगाएगा और मतलब हल्का फुल्का, मतलब वो कहते नहीं है कि हाँ यार मुझे आता भी है, नहीं भी आता। क्वेश्चंस उसके सामने दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर। जब क्वेश्चन सॉल्व करने दे गए तो 10 क्वेश्चन दिए तो क्या था, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे, 6 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको चैप्टर क्लियर हो गया। जब कोई कहता है कि इन चैप्टर्स को अच्छे से करो, तो अच्छे से का मतलब होता है कि पूरा एडवांस तक ले जाओ। एडवांस लेवल तक नहीं, मतलब हाँ इसमें अगर आपको कुछ 10 बढ़िया मीन्स के लेवल के क्वेश्चन आ जाए तो आप फोड़ सको। ये ना हो कि यार मतलब मैंने पढ़ा था, मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। तो एक्यूरेसी रखना बहुत ज़रूरी है।
बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया PYQs और थ्योरी, जो आप बाकी चैप्टर्स के लिए स्ट्रेटेजी लगाते हो उसमें ये नहीं लगाना, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। और इसके क्वेश्चन जहां दिखे तो ऐसा होना चाहिए भाई हाँ यार ये तो P3 चैप्टर्स के क्वेश्चन है, ये तो मुझसे छूटना ही नहीं चाहिए, ये तो मुझे बनाना है, नहीं बनना तो वो टेंशन की बात है। तो ये चीज़ मैंने क्यों बताई, ये पढ़ने वाला पार्ट मैंने यहाँ क्यों डाल दिया, क्योंकि क्या है आप सुन लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ P3 करना है, ये जो 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है भैया ने बताया, और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की भी ये चीज़ देखी थी, और मेरे ट्यूशन टीचर्स भी ये सारे बोलते हैं, मेरे कोचिंग वाले टीचर्स भी ये बोलते हैं। लेकिन करने बैठोगे आधा अधूरा करके जाओगे, फिर कहोगे भैया एक्यूरेसी नहीं आ रही, मेंस में क्वेश्चन है मेरे तो 3 ही क्वेश्चन बन पाए, मेरे तो 4 ही क्वेश्चन बन पाए। तो करने का मतलब क्या है, कैसे करना है वो चीज़ समझ में आई, उसको ध्यान रखना। और यार ये P3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में 52 ला रहे हो तो केमिस्ट्री में फिर आप इजीली 70 तो ले आओगे, अगर केमिस्ट्री आप ढंग से पढ़ते हो तो जरा 70 + 52 जोड़ोगे तो वो 112 बनेगा। मैं कहता हूँ मैथ्स मुश्किल आ रही है, आपको स्कोर कर पाना डिफिकल्ट हो रहा है, तो क्या कहते हैं मैथ्स में मैं मानता हूँ सिर्फ आप 9 क्वेश्चन कर पाओगे, तो जब आप 112 में 9 क्वेश्चन के हिसाब से 36 नंबर जोड़ोगे तो आप 148 ला रहे हो। और अगर आप अप्रैल में 148 ला रहे हो तो आप खुद सोच सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करोगे, कितने एक बढ़िया पोजीशन में आप आ चुके होगे। प्रॉब्लम क्या है, आप सीधा 200 220 का टारगेट करो, टारगेट रखना है मिटना ऊपर, लेकिन डायरेक्ट इस पे नहीं जाना है। तो हमें 220 पे जाना है, लेकिन बेबी स्टेप्स को भूलना नहीं है। हर एक और छोटी सी चीज़, अभी मैंने वीडियो पॉज करी तो मैंने देखा कि मतलब मैंने 70 + 52 गलती से 112 बोल दिया, 122 होता है, मुझे पता है यार थोड़ा सा हो जाता है, तो अब कमेंट सेक्शन में लिखने मत लगना कि कैलकुलेशन मिस्टेक, ये भी नहीं आता। तो 122, और अगर मैथ्स मैंने 36 की एवरेज रखी थी तो आप 158 नंबर ला पा रहे हो, तो आप ही का फायदा, मैंने गलती से पहले 148 बोल दिया था, 158 ला पा रहे हो। तो कहाँ हम 150 की बात कर रहे थे, आप इतना सा करके 160 तक पहुँच गए हो। तो यही था जो P3 वाली चीज़ मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। अब आखिरी तीसरे टॉपिक पे चलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। सो अब एक आखिरी टॉपिक जो इस वीडियो का डिस्कस करने, वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गई होगी, तो आखिरी टॉपिक है यार, जो मैंने पिछली बार इस पे वीडियो बनाई थी व्हाट आफ्टर JEE मेंस करके, उसको जरूर चेक करना, उसकी क्लिप भी मैं चला दूंगा। तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि आंसर की रिजल्ट कब आएगा, कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटेज, इन तीनों चीज़ों के पीछे मत भागने लगना, पागल मत हो जाना कि भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते जाओ कि क्या कट ऑफ रहेगी, मैं कितना सेफ स्कोर रहेगा। उस चीज़ में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी, क्या कट ऑफ पार करना आपका टारगेट है, कि कट ऑफ क्लियर कर लोगे तो क्या आपको बेस्ट NITs, बेस्ट गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस, DTU NIT NSIT जैसे बड़े कॉलेजेस मिल जाएंगे सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से, नहीं मिलेंगे तो उस चीज़ के पीछे मत भागना, उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना। तो एक चीज़ है यार, अभी मैं टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, हमारा जो तीसरा टॉपिक है कि जो गलतियां आप करोगे, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी फरवरी अटेम्प्ट जो खत्म हुआ था, व्हाट आफ्टर JEE मेंस करके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस वीडियो को पूरा चेक करना 10.5 मिनट की वीडियो है। उस वीडियो में मैंने बहुत ही दिल से और एकदम जेन्युइन बातें बताई आपको, कुछ ऐसे बढ़ा चढ़ा के नहीं बताई, जो मिस्टेक्स आप कर रहे होगे मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वो वीडियो एक ऑनेस्ट टॉक है, वो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकती है। तो उस वीडियो को चेक करना, उस वीडियो का टाइटल मैंने आपको समझा दिया, उस वीडियो में क्या चीज़ मैंने डिस्कस करी है, कि यही जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो मैंने वो डिस्कस करी है, और उससे कैसे उभरना है, कैसे उससे बचना है, उन चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया। तो प्लीज़ उसको चेक कर लेना। अब इस वीडियो में इतना ही था, तीनों टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अब मैं कोशिश करूँगा कि अप्रैल अटेम्प्ट जो आने वाला है, जो कि बहुत क्रूशियल अटेम्प्ट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद मई अटेम्प्ट बचेगा, और तब क्या है कि जो बच्चे क्लास 12 में बोर्ड्स दे रहे हैं CBSE बोर्ड्स की, उनके साथ डेट क्लैश करने लगेगी और बोर्ड्स बहुत पास आ जाएंगे, तो वहाँ पे बोर्ड्स का सीन बढ़ चुका होगा। तो एक क्या होगा, आप अपना फोकस बोर्ड्स की तरफ भी आपको देना पड़ेगा, तो मई अटेम्प्ट में भी आपके लिए प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अप्रैल अटेम्प्ट बहुत क्रूशियल हो गया है कि यहाँ पे आपको खींचना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक पूरी स्ट्रैटेजी बना दूँ कि कैसे पढ़ना है, किस हफ्ते कौन से चैप्टर्स करने हैं, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा मेरा शेड्यूल हैक्टिक है, मेरा सेमेस्टर भी खत्म होने पे है DTU में, तो अगर टाइम मिलेगा तो पूरा जरूर बनाऊंगा, नहीं तो खुद से जरूर बैठना और एक स्ट्रेटेजी जरूर बनाना। तो इस वीडियो में यही था यार, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई है पूरा दिल से बताई है, ऑनेस्टी से बताई है, कुछ भी मैंने ऐसा नहीं है बढ़ा चढ़ा के या फिर घटा के नहीं बताया। जो चीज़ें सच में आप लोगों के साथ होती है, जो चीज़ें आप फेस करोगे, जो चीज़ें आप गलतियां करोगे, वो सभी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान से समझना। वो P3 वाली बात, वो शिफ्ट एनालिसिस तो एक स्टैट्स था, खत्म हो गया, और जो मैसेज मैंने दिए कि जो 3 गलतियाँ आप बार बार रिपीट करोगे जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, तो उन चीज़ों से बचना और इस वीडियो को पॉजिटिवली लेना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।